नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो घटना है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की जबलपुर की है। साल था 2014। ये घटना हमें भेजे हैं, उनका नाम प्रवीण है। तो क्या हुआ था प्रवीण जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं प्रवीण जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं एक ऑफिस में काम करता था। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी जो शादी कराई थी मेरी बड़ी बहन ने। मैं शहर में रहता था और मेरा पूरा परिवार गांव में था। और मेरी जो बहन थी इसी शहर में रहती थी, लेकिन वो जगह हमारे घर से दूर पर था। अब हफ्ते में या 15 दिन पर एक बार हम लोग पति पत्नी दीदी के घर जरूर जाते थे, क्योंकि इस शहर में मेरी दीदी के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। शादी में प्रमुख भूमिका मेरी दीदी की रही थी। उन्हीं के देख रेख में और उन्हीं के जानने वाले रिश्तेदार से मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, घर को चलाने वाली एक अच्छी गृहिणी थी। अब 1 साल मेरे शादी को हो चुका था और हम महीने में 15 दिन में, कभी हफ्ता में दीदी के घर आए जाया करते थे। आज जब जाते थे तो रात वहीं पर गुजारते थे और फिर हम लोग सुबह सुबह वहाँ से निकलते थे, ताकि मुझे ऑफिस भी जाना होता था। एक दिन दीदी का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि बाबू, आज तेरे भांजे का जन्मदिन है, याद है ना? सही मायने में मैं अपने भांजे का जन्मदिन भूल गया था। मैं बोला कि नहीं दीदी, दिमाग से निकल गया था। कहने लगी कि तू टाइम से आ जाइयो और अपने साथ में पत्नी को तो ज़रूर लाना। तो वो तो कॉमन सी बात थी, जब मैं जाऊंगा तो पत्नी साथ ही जाएगी। यहाँ तो कोई उसको देखने वाला था ही नहीं। हम पत्नी पत्नी ही रहते थे। हमारा घर किराए का था। मैंने बोला हाँ दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा। आपने बता दिया, याद दिला दिया, अच्छा किया। लेकिन मैं ऑफिस में था। ऑफिस में जो हमारा काम चल रहा था बहुत देर तक चला, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन का काम था। उसमें तो देर हो ही जाती थी। जब मैं ऑफिस से निकला, मैं अपने पत्नी को फ़ोन कर दिया था कि तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं जब आऊँगा तो हम लोग सीधा निकल पड़ेंगे दीदी के घर की तरफ। मैं ऑफिस के पास के मार्केट से अपने भांजे के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। पत्नी तो वैसे तैयारी बैठी थी, लेकिन मैं जब आया तो फिर वो एक बार ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर बैठ गई। दोबारा मेकअप वगैरह वो तो चलता रहता है। मैंने कहा भगवान जल्दी कर लो, फिर देर हो जाएगी, पहले ही देर हो चुकी है। अब पत्नी जल्दी जल्दी से अपना मेकअप वगैरह करके रेडी हो गई और बोली कि चलिए चलते हैं। हम अपने बाइक पर सवार हुए और चल पड़े दीदी के घर की तरफ। दीदी के घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो सीधा रास्ता था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। एक था शॉर्टकट, तो हम ज़्यादा शॉर्टकट का उपयोग करता था। मैंने जल्दी के मारे उसी रास्ते पर ले लिया था। वैसे वो भी रोड
बिल्कुल सही था। शहर का बात था, गांव तो था नहीं। हाँ, कुछ जगह पर अंधेरा ज़रूर था और लोग कहते थे कि इस अंधेरी जगह में कई आत्माएं भटकती रहती हैं रात के टाइम में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी दूरी पर श्मशान घाट था। लेकिन मैंने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मानने वाला इंसान नहीं था। अब हम उस रास्ते से निकलने लगे थे। पत्नी मेरी बाइक के पीछे बैठी हुई थी और हम लोग बात करते हुए चलते जा रहे थे। वो जगह पर हम जब पहुँचे जहाँ अंधेरा रहता था, जहाँ पर नज़दीक श्मशान घाट था, जहाँ लोग कहते थे कि भूत प्रेत नज़र आते थे, हमने उस एरिया को बड़े आराम से पार कर लिया। अब हम दीदी के घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे। हमें तो कोई भूत प्रेत ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ा था। पत्नी भी हमारी सही थी। अभी भी हम बात करते जा रहे थे। अब दीदी का घर मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता रह गया था। तभी मेरी पत्नी बोलने लगी कि बाइक रोको, बाइक रोको। मैंने बोला क्या हुआ? वो कहने लगी पहले बाइक तो रोको, फिर बताती। बाइक रोक दिया। अब पत्नी मुंह झुकाए बस ज़मीन की तरफ देखे जा रही है। मैं बोला तुमने बाइक किस लिए रुकवाया, काम तो बताओ। फिर वो कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर वापस ले लो, हम घर चलते हैं। मैं बोला देखो, भांजे का जन्मदिन है और हमें तो जाना ज़रूर है। हुआ क्या तुम्हारी तबीयत में, मुझे तो बताओ। कहने लगी कि मुझे बुखार हो गया है। मैंने उसके माथे पर हाथ रख करके देखा तो टेम्परेचर तो नॉर्मल था। हाथ की कलाइयाँ देखी, वो भी टेम्परेचर बिल्कुल सही था। मैंने बोला देखो क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा तो टेम्परेचर बिल्कुल सही है, बुखार नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। वो कहने लगी नहीं, तुम वापस ले लो, हम घर चलेंगे। लेकिन मैं बोला देखो, हम बिल्कुल दीदी के घर के पास में आ चुके हैं और एक बार तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन वो मना करती रही, लेकिन मैं उसकी जीत को नहीं माना। यानी कि तुम बैठ जाओ बाइक पर, हम आराम से चलते हैं और वहाँ रुकेंगे नहीं। हाँ, जो तुम कह रही हो हम वो भी करेंगे। हम भांजे को गिफ्ट दे करके और नाश्ता पानी करके अपने घर की तरफ चले आएंगे। इस बात पर वो तैयार हो चुकी थी। आखिर मेरी पत्नी को क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा तो कभी करती नहीं थी, वो तो मिलनसार थी और दीदी से तो उसका मेलजोल बहुत अच्छा था। अब हम दीदी के घर पहुंच गए थे। दीदी ने देख करके बोली छोटे आया लेकिन लेट आया। मैंने बोला दीदी ऑफिस का हमारा काम तो जानती ही हो, ट्रांसपोर्ट लाइन है, देर तो हो ही जाता है। कहने लगी कोई बात नहीं, चलो बैठो और नाश्ता पानी करो, खाना भी थोड़ी देर में हम लोग रेडी कर देंगे। हम लोग सोफे पे जा कर के बैठ गए। अब रसगुल्ले का प्लेट रखा हुआ है, बर्फ़ी का प्लेट रखा हुआ है और भी मिठाई रखी हुई है, नमकीन रखा हुआ है। मेरी पत्नी जो कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, घर वापस चलो, वो तो मिठाई पर टूट पड़ी थी। प्लेट के प्लेट खाली होने लगे। मैं उसको बोलता रहा, अरे क्या कर रही हो तुम, लोग बाग देख रहे हैं, कुछ तो शर्म लिहाज कर लो, क्या हो गया तुम्हें। लेकिन वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। दीदी कहने लगी अरे खाने देना, मिठाई खाने के लिए तो है, दुल्हन और ले ले और खा ले। मेरी पत्नी को दुल्हन कहा करती थी, लेकिन वो दीदी की बात को बिल्कुल गौर नहीं किया। वो अपने खाने में ही लगी हुई थी। अब मिठाई खत्म हो चुकी थी। अब वो अपना सर उठा करके देखने लगी इधर उधर। मैंने देखा उसका जो चेहरा था लाल हुआ पड़ा था, उसकी आंखें भी लाल हुई पड़ी थी।
समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है और ये इतनी मिठाइयाँ खा गई, जबकि वो मिठाई खाती भी नहीं थी, वो तो नमकीन की शौकीन थी। कहानी कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैंने दीदी से बोला, दीदी, और बोली दीदी कि हाँ बोल, क्या बात है छोटे। मैंने कहा दीदी देख, हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे, शॉर्टकट से, सारा बात बताया। और वो शॉर्टकट हम तो पार कर गए थे, वो खाली स्थान जहाँ पर लोग बताते थे कि भूत प्रेत घूमता रहता है, श्मशान घाट के पास वाला। हम तो वहाँ से आराम से निकल गए थे, हमें तो वहाँ पर कोई दिखा भी नहीं। और उसके बाद में मेरी पत्नी को बोलने लगी कि बाइक रोक, और फिर बोल दी घर वापस चल। मैं एक एक बात दीदी को बता दिया। अब दीदी मेरी बात सुन करके मेरी पत्नी की तरफ गौर से देखने लगी। मेहमान घर में भरे हुए थे, जीजा जी देखभाल कर रहे थे। दीदी मेरी पत्नी के पास पहुंच गई और उसको बोलने लगी, दुल्हन ज़रा मेरी तरफ देखना, सर ज़रा मेरी तरफ करो। लेकिन वो सुनी नहीं, जैसे बहरी हो गई हो। मेरी दीदी कई बार बोली, दुल्हन ज़रा मेरी तरफ देखना, लेकिन वो काहे के लिए देखने जाए। मेरी दीदी ने उसकी ठोड़ी पकड़ करके और थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया, और जैसे ही उसको उठाया, मेरी पत्नी ने मेरी दीदी के ऊपर में हाथ चला दिया, धड़ाक से उसके गाल पर एक चपाता मार दिया। अब तो मेरा खून खौल गया कि ऐसी मेरी पत्नी बदतमीज हो गई है। बड़ों के साथ ऐसा किया जाता है। सही में मैं अपने आप में नहीं था, लेकिन दीदी ने मेरे को पकड़ लिया। कहने लगी कि छोटे रुक जा, तेरे को समझ में नहीं आएगा, ये दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन के अंदर में कोई और बैठा हुआ है। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि हे भगवान, मेरी पत्नी के अंदर में कौन आके बैठी है। और दीदी कहती जा रही थी, छोटे तू उस रास्ते से क्यों लेके आया दुल्हन को, वो भी सजी संवरी, सेंट स्प्रे सब लगाए हुए। तुझे समझना चाहिए था ना कि रात का लेट हो चुका है, उस रास्ते से नहीं आना चाहिए, लेकिन तू उसी रास्ते से आया। अब भुगत। और मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, वो तो गुस्से में भरी पड़ी थी, आंखें मोटी मोटी हो चुकी थी, और पहले भी मैंने देखा था उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था, आंखें लाल थी, अब तो और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, और वो छत की तरफ लगातार घुरी जा रही थी। मेरी दीदी कहने लगी, तू थोड़ा अलग रहा। और फिर उसमें जो बच्चे उच्चे थे सबको दीदी ने अलग कमरे में ले गई कि बच्चों तुम लोग यहाँ पर रहो, खाओ पियो, उस कमरे में मत जाना। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि दीदी ये सब क्या कर रही है, और मेरे पत्नी के साथ में ये सब क्या हुआ है। मेरी पत्नी कैसे इतनी बदतमीज हो गई कि मेरी बड़ी बहन के ऊपर में हाथ उठा दिया। मैं अभी भी गुस्से में था, लेकिन दीदी ने समझा दिया कि देख छोटे, ये जो थप्पड़ मारी है ये दुल्हन ने नहीं, कोई और है इसके शरीर में। मैं दीदी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं कहने लगा, नहीं दीदी ऐसा थोड़ी होता है, ये साइंस का युग है, विज्ञान का है, ये तुम किस ज़माने की बात कर रही हो। लेकिन दीदी मुझे शांत कराने लगी, छोटे तू आराम से एक साइड में बैठ जा, अभी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अब दीदी तो उस कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। उस कमरे में हम दोनों ही थे, तीसरा कोई भी नहीं था। पत्नी अभी भी छत की तरफ घूरी जा रही थी, ना जाने छत में क्या देख रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या नौटंकी चल रहा है, मेरी पत्नी क्या नौटंकी खेल रही है। मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और उसको बोलने लगा कि सुनो, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारे साथ में, क्या कर रही हो, तुम्हारे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम मेरा ख्याल तो कर लो, ये सब ड्रामा बंद करो, अब बहुत हो चुका है।
अगर तुम कह रही हो कि चलना है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये नौटंकी ख़त्म करो। लेकिन वो तो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। वो उसका जो आंखें था अभी भी छत के ऊपर में निगाहें लगी हुई थी। मैंने उसको सर को थोड़ा नीचे करना चाहा हाथ से, और तब तक तो मेरे ऊपर भी एक छनाटेदार थप्पड़ मेरे गाल के ऊपर में उसने रसीद किया। और उसके कोमल हाथ में इतनी शक्ति कैसे आ गई? मेरा गाल तो झनझना सा गया था उस चोट से। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसको कुछ भुला भरा कुछ ऐसी बात बोलने लगा था। और ये शोर सुन कर के दीदी कमरे में आ गई और कहने लगी, छोटे तेरे को मना किया था ना कि उसके पास से अलग बैठ। क्या हो रहा है ये सब? शांत रह तू, मेरे कुछ करने दे। मैंने देखा दीदी थाली ली हुई थी, जैसे उसमें पूजा का सामान था। एक लोटा था, कुछ चावल थे, कुछ रोड़ी वगैरह पूजा जैसा जैसे रखा जाता है पूजा घर में, वैसे ही सामान था। और दीदी अब मेरी पत्नी के पास पहुंच गई थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं आज पत्नी को अच्छी तरह से बताऊं, लेकिन मैं बस शांत रहा दीदी के कहने पर। अब दीदी वो अक्षत और कुछ गंगा जल लेकर के कुछ भगवान का मंत्र को जाप कर रही थी, और फिर वो मेरी पत्नी के ऊपर में डाल दिया। जैसे ही चावल और गंगा जल मेरी पत्नी के सर पर डाला, वो तो एकदम चिल्ला पड़े, उछल गई थी सोफे पर से, और आंखें और मोटी मोटी बाल बिखर गए थे। सही में किसी चुड़ैल की तरह अब मुझे दिखाई दे रही थी। मैं उसका वो रूप देख करके मैं डर चुका था, मैं एकदम सहम गया था। लेकिन दीदी वहीं पर खड़ी रही और बार बार गंगा जल और वो अक्षत चावल का उस पर छिड़क रही थी, कुछ भगवान का मंत्र भी पढ़ रही थी। जितनी बार चावल और वो गंगा जल मेरी पत्नी के ऊपर में डालती, और उतनी ही मेरी पत्नी चिल्लाती चीखती। आखिरकार वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गई। मैं दौड़ के उसके पास जाने वाला था, तभी मेरी दीदी ने बोला, नहीं छोटे, पास मत जाना, अभी उधर ही रह। दीदी अभी भी नहीं रुकी थी, भगवान की स्तुति कर रही थी, और वो गंगा जल अक्षत थोड़ी थोड़ी देर के बाद में मेरी पत्नी के ऊपर में डाली जा रही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। जीजा जी उधर से मेरी दीदी को आवाज़ लगा रहे थे, क्योंकि दीदी ने जो कमरा था बंद कर रखा था अंदर से। दीदी ने बोली कि आप संभालो, मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी टाइम लगेगा। जीजा जी तो चले गए, और दीदी फिर वही अक्षत जल मेरी पत्नी के ऊपर में डालने लगी थी। फिर जाकर के मेरी पत्नी की आंखें खुली थी। आंखें खुली तो हम सबको देख करके हैरान रह गई थी। वो उठ करके अपने सर पे पल्लू रखा, और देरी नहीं की खड़ा होने में, और खड़ा होकर के दीदी के पाँव को छू लिया जैसे हमेशा करती थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी को ये सब क्या हुआ था। क्या वास्तव में उसके ऊपर में कोई आत्मा, कोई शैतान, कोई चुड़ैल आई हुई थी क्या? दीदी उसको बोली कि बेटा सोफे पर दुल्हन बैठ जा। अब मेरी जो पत्नी थी मेरी तरफ देख रही थी। अब उसका जो चेहरा था वो पहले की तरह नहीं था। जैसी मेरी पत्नी थी वैसे ही चेहरा उसका हो चुका था, नॉर्मल सा चेहरा था। आंखें बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी, जितना होना चाहिए था साइज का वही हो चुका था। मैं ये सब घटना देख करके बहुत हैरान था कि आज के युग में भी ऐसा सब कुछ होता है क्या। लेकिन मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। मेरी दीदी कहने लगी, छोटे, इस पर कोई आत्मा सवार हो गया था।
मैं तेरे को तो कितनी बार बोले हैं कि छोटे उस रास्ते से मत आया जाया कर, लेकिन तू हमारी बात को सुनता कहाँ है। अब देख लिया ना, अब आगे से इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन सुन, अभी भी वो आत्मा बाहर है, हो सकता है कि दोबारा दुल्हन पर अटैक करे। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने बोला, अब दीदी हम क्या करें, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं इतना पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ। दीदी कहने लगी कि तू डर मत। कहने का मतलब है इस घर से हमें दुल्हन को लेके कहीं तू बाहर नहीं जाना है। तो कह रहा था ना कि हम घर लौटेंगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, अब जाना है तो सुबह ही जाना। अब फिर एक रक्षा कवच मेरी पत्नी के हाथ में दीदी ने बांध दिया। अब मेरी पत्नी जैसे पहले थी वैसे ही हो चुकी थी। लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी पत्नी है जो मेरे को भी थप्पड़ मारा और मेरी दीदी को भी मारा। मैं वो सब देख चुका था। सुबह हो गई थी, अब हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े थे। मेरी बाइक अनजाने में फिर उसी रास्ते पर आ गई थी, लेकिन मैं सचेत हो गया। मैं दिन में भी उस रास्ते पर अब जाना नहीं चाहता था। मैं वापस मोड़ लिया और मैं जो दूसरा रास्ता था उस रास्ते से फिर अपने घर की तरफ चला। घर पर मेरी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। वो कहने लगे कि मालूम नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो होश आया था, ऐसा लगा था जैसे मैं ज़मीन पर सोई हुई हूँ। वो रात की घटना को बताने लगी और जब उठ करके वो दीदी के पैर छुए थे, बस इतना ही याद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाओ, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखा है, तो उन कहानियों का एक बार आनंद ज़रूर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।